हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। जिला पुंछ के सरहदी सेक्टर में फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है और एक दहशतगर्द को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मेंढर के देरी लंजोट सरहदी इलाके में LOC पर फौज ने मशकूक नकलो हरकत पर तलाशी कार्रवाई की। फौज ने मुश्तबा शख्स को चैलेंज किया, इसके बावजूद वो रुका नहीं और फौज पर फायरिंग कर दी। फौज की कार्रवाई में वो मारा गया। उसके कब्जे से धमाका खेज मवाद और मंशियात बरामद हुई है। इलाके में खराब मौसम की वजह से रात को तलाशी नहीं हो सकी। सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके में तलाशी कार्रवाई आपको बता दें जारी है। मेंढर में आज भारतीय फौज ने एक जो है दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया है, जिसके कब्जे से जो है IED और जो है भारी तादाद में ड्रग्स मौजूद हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे, इस पहाड़ के पीछे जो है सामने पाकिस्तान है और वहाँ पे जो है एक दरअंदाजी की कोशिश की गई रात को जो है, और अलर्ट फौजी जवानों ने ललकारा और आगे से जो है फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी फायरिंग की और एक जो है दरअंदाज को हलाक किया। आपको बता दें कि जो सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो है LOC से पार जो है 100 से 120 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो दरअंदाजी की कोशिश के लिए तैयार हैं। वहीं जब DGP ने भी इससे कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10 से 12 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो राजौरी पुंछ में भी एक्टिव हैं। G20 से पहले जो है एक फौज को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो है मेंढर सेक्टर में जो है एक दरअंदाज को हलाक किया है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। तो मेंढर सेक्टर में LOC पर दरअंदाजी के दौरान फौज के हाथों मारे गए दरअंदाज की लाश को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब फौज के 34 जवानों ने मेंढर सेक्टर में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्तबा नकलो हरकत देखी थी, जिसके बाद फायरिंग की गई। सुबह तलाशी कार्रवाई के दौरान एक दरअंदाज की लाश बरामद हुई, जिससे एक IED और मंशियात की भारी खेप बरामद हुई है। मेल डेड बॉडी लाई है पुलिस ने और अभी हमने देखा उसको मल्टीपल बुलेट इंजरीज हैं। पोस्टमार्टम किया और डेड बॉडी हम पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं। मुख्तसरन यही है कि बॉर्डर एरिया से लाई है, कहीं आर्मी ने हैंड ओवर किया पुलिस को और पुलिस एज अथॉरिटी उन्होंने लाई, उन्हें हमारे पास हमने इसको डिटेल पोस्टमार्टम कर दिया है, तो अब हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त जिला डोडा से बड़ी खबर आ रही है। जिला डोडा के गंदू इलाके में SIU के छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद मकामी दहशतगर्दों के घरों की तलाशी ली जा रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको जिला डोडा से दे रहे हैं। जो पाकिस्तान में मकामी दहशतगर्द हैं उनके घरों की तलाशी SIU की तरफ से ली जा रही है, जिसमें कुछ नाम अता मोहम्मद, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद शफी, अमजद अली, माजिद अली के नाम पर हुई है। इन तमाम के घरों पर तलाशी ली जा रही है जो अभी पाकिस्तान में हैं। जिला डोडा में दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिश इनकी तरफ से इनपुट्स मिले हैं कि की जा रही है। वर्चुअल मोड में पाकिस्तान से ये काम कर रहे हैं। नौजवानों को दहशतगर्द तंजीम से जोड़ने की भी इनकी पाकिस्तान में बैठकर कोशिश है। 90 की दहाई में पाकिस्तान से ये तमाम काम कर रहे हैं और SIU इसीलिए इनके घरों की तलाशी ले रही है। हमारे साथ फिरदौस खांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि SIU उन घरों के बाहर मौजूद है जिनके नाम हमने आपसे कुछ देर पहले गिनाए थे और तलाशी ली जा रही है। हमारे साथ फिरदौस जुड़ रहे हैं। फिरदौस, बताइएगा इसके अलावा क्या कुछ इनपुट्स अता मोहम्मद, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद शफी, अमजद अली, माजिद अली, ये वो नाम है जो पाकिस्तान से हैंडल कर रहे हैं, दहशतगर्द मुखालिफ सरगर्मियां चला के रखा है इन्होंने। क्या कुछ हासिल हुआ है SIU को? जी ना, देखिए ये कल से जो है रेड का सिलसिला जो है जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो यानी सब डिवीजन गुंदो और सब डिवीजन ठाठरी में जो है ये मकाम जो है जहां ये रेड डाले गए हैं, ये सब डिवीजन ठाठरी का एक एरिया है, कहरा टाटा ये एरिया है। क्योंकि मैं थोड़ा आपको बैक अगर हिस्ट्री बताऊं इस टाटा एरिया की,
इस एरिया के सबसे ज्यादा मिलिटेंट जो है इस वक्त सरगर्म है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वो वहां से जो है ये सरगर्मियां अपनी तेज कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी जो है कोई खतरा नहीं मोड़ ले रही और इन लोगों को दबोचने में जो है हर वो हिकमत अमली अपना रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, अगर इस टाटा की बात की जाए तो 6 साल पहले जो है यहाँ एक पुलिस पिकेट हुआ करती थी, उस पे जो है वहां के कुछ OGWs ने उस पुलिस पिकेट पे हमला करके 2 कांस्टेबल को जो है वो शहीद किया था। तो उसी मंजर को देखते हुए आज जो G20 का समिट भी चल रहा है, उसको देखते हुए एजेंसी जो है इनके, चाहे उसमें खास करके जो एजेंसीज जो है OGW जो आउटग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनके घरों पे जो उनको जो है पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उनको जो है पूछताछ की जाती है। वो जो है सबसे, क्या एजेंसीज का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा अगर है वो OGWs है, क्योंकि वो जो है वो प्रॉपर तरीके से इस चीज को मॉनिटरिंग करते हैं। और जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेट जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो लिस्ट गवर्नमेंट ने निकाली थी, एजेंसीज ने निकाली थी, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं बलेसा के जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो सरगर्मियां उन्होंने तेज की हुई हैं और यहाँ को मिलिटेंसी को रिवाइव करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो सब डिवीजन 30 का एक एरिया है फैक्सू में भी जो खुबैब जो जहाँ जो है बहुत सारे यूथ को जो है वीडियो कॉल के जरिए फोन के जरिए जो है उनको जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो ट्रैप हुआ उसके बाद एजेंसीज ने, गवर्नमेंट ने उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। तो इसी मंजर में अगर देखा जाए, आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU ने आज और कल और आज जो है इनके घरों पे जो पाकिस्तान में 90s में जो ये पाकिस्तान हैं उनके घरों पे छापे तलाशी ले रही है। फिरोज, क्या ये खबर है कि तलाशी लेने के बाद इनके घर वालों को, जो ये तमाम आतंकी हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, मॉड्यूल चला रहे हैं वहां से, क्या इनके घर वालों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाना है? पुलिस स्टेशन इस हवाले से कुछ इत्तलात मिल पा रही हैं या फिर कुछ ऐसी मुश्तबा चीज जो इनके घरों से तलाशी के दौरान मिली हो? बिल्कुल है ना, देखिए अभी हमारी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल कयूम से बात हुई, उनका कहना है कि इनके घरों पे जो है छापामारी हुई है, हम हर तरह से इनको पूछ रहे हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि, और हर उस एंगल से देख रहे हैं कि इनका किसी तरह का कनेक्शन तो नहीं उन लोगों के साथ है, और इनको पुलिस स्टेशन नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है, नियर बाय जो पुलिस पिकेट है, उनमें बुलाया जाता है, उनको जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं किया है जिसमें इनके घरों से जो है कोई ऐसी इलीगल चीज मिली हो, ये अभी तक पुलिस ने बताया तो नहीं है। लेकिन जो है इन्होंने कहा है कि छापों का सिलसिला जारी है और हर उस जगह को देखा जा रहा है, हर उस OGW से बात की जा रही है, उसको पुलिस स्टेशन में लाया जा रहा है। और इन्होंने, पुलिस ने जो अपना प्रेस नोट अभी जारी किया हो उसमें यही बताया है कि अता मोहम्मद सन ऑफ गुलाम नबी रेजिडेंट ऑफ टांटा कहरा, मोहम्मद यासर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ कुंथल टांटा, मोहम्मद शफी सन ऑफ गुलाम मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ त्रांकल तहसील कहरा, अमजद अली सन ऑफ अब्दुल गनी रेजिडेंट ऑफ त्रांकल कहरा और माजिद हुसैन सन ऑफ मंगता बट रेजिडेंट ऑफ मनोई, इनके घरों पे छापामारी की है। लेकिन अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया है कि हमने यहाँ से कुछ पकड़ा भी है या नहीं, या कुछ हमने यहाँ से हासिल किया। तो SIU की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तरफ से ये छापे, तलाशी मारे जा रहे हैं जो मॉड्यूल के तौर पर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये लोग 90 की दहाई पाकिस्तान चले गए 90 की दहाई में, और वहां से ही दहशतगर्द सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं, जिन पर नकेल कसने की कोशिश SIU की तरफ से की जा रही है कि कहीं G20 की समिट को खराब करने और उसमें रखना डालने की कोशिश इनकी तरफ से तो नहीं की जा रही, इसलिए उनके घरों को छाना जा रहा है। चूंकि 22 से 24 तक ये समिट चलना है, फिरदौस खांडे, क्या ये माने कि कल और बीच में 2 दिन और पड़ रहे हैं, आज और कल की बात करें 21 भी है, तो क्या इस दरमियान भी SIU की छापेमारी या तलाशी कार्रवाई जारी रहने वाली है? इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए हिना, मैं आपको बताऊं कि जितने भी कंसर्न लोग रहे हैं मिलिटेंसी में, जो 90s में रहे हैं या 90s के बाद जो भी थोड़ा भी एफिलिएटेड रहे हैं, एजेंसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और गवर्नमेंट कोई रिस्क इस वक्त लेना नहीं चाहती है, और सबको बुलाया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से जारी है, और एजेंसी जो है तो भी इसमें पाया जाता है उसको बुक्ड कर रही है, उसको अंडर लॉ जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा ही आज भी देखने मिल रहा है, जहां जो है अगर देखा जाए इस वक्त तो हर जगह नाके लगाए हैं, पुलिस ने नाके लगाए हैं, तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जो मिलिटेंसी अफेक्टेड
लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और खास करके इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलिटेंसी में हमदर्द इनके मिलिटेंट्स के रहे हैं उनको जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट उनको किया जा रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उनको लेकर हो रही है बल्कि उन्हें थानों में, पुलिस स्टेशन में भी बुलाया जा रहा है ताकि G20 की समिट पर कोई रखना और किसी तरह की साजिश को ये कामयाब ना कर पाए, इसीलिए कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो जिला डोडा से ये खबर है, एक और बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में किरण पटेल पर मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर, महाठग कॉन मैन के नाम से मशहूर हुआ किरण पटेल, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में किरण पटेल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में 12 मकामात पर ईडी की कार्रवाई देखी गई। किरण पटेल के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है। ईडी ने 19 मई को भी कार्रवाई की। आपको बता दें कि कॉन मैन और उसके एसोसिएट्स, उसके मददगार, उसके सहयोगी केस में लगातार जांच जारी है। ये कह सकते हैं कि दायरा वसी से वसीतर होता जा रहा है। तो जब जांच का दायरा बढ़ रहा है वहीं किरण पटेल की मुश्किलात में इजाफा भी हो रहा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी किरण पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। G20 इजलास को लेकर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उधर SIA जम्मू का सर्च ऑपरेशन, जम्मू में सर्च ऑपरेशन जारी रखे रही। मखसूस सॉफ्टवेयर और ऐप का तज्जिया किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के जरिए इस्तेमाल सॉफ्टवेयर ऐप्स का तज्जिया किया जा रहा है। जम्मू शहर में मशकूक मकामात की तस्दीक की गई जहां मशकूक कम्युनिकेशन ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्शन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 मकामात पर 43 अफराद के मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस की तस्दीक की गई। लोगों के शनाख्त के लिए कोशिशें की जा रही है। उधर NIA की तरफ से भी लगातार कुछ छापे मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापे मारे। पुलवामा, हंदवाड़ा, त्राल, अनंतनाग और पुंछ समेत दीगर जिलों में एजेंसी ने छापे मारे हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए दहशतगर्दाना साजिश से जुड़े मामले में NIA की कार्रवाई चल रही है। सईदाबाद, पस्तूना, त्राल में NIA की टीम एक शख्स अब्दुल रशीद के घर पर भी छापा मारने पहुंची। उस दौरान टीम ने कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए। पुंछ जिले के दूर दराज इलाके की बात करें, सांगला में भी 2 जगहों पर NIA की टीमों ने छापे मारे। इस दौरान 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा G20 इजलास के दौरान पुंछ में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सरहदी इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है। तलाशी ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्दों की किसी भी कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। वाज़ेह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर में एक दरअंदाज को मार गिराया गया। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से मुसलसल G20 इजलास में खलल डालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो G20 इजलास से पहले जम्मू शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू शहर के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल शहर के अंदरूनी हिस्से को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू शहर भर में खुसूसी सिक्योरिटी पॉइंट्स कायम किए गए हैं। जम्मू पुलिस गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है और कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। उधर श्रीनगर में G20 से पहले सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। डल झील पर सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। CRPF के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों के जरिए डल झील के गिर्द गश्त करते हुए देखे गए। G20 मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC श्रीनगर में होने वाली है और ये समिट 22 से 24 मई तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मीट से पहले श्रीनगर के SKICC के पास मॉक ड्रिल्स जो है वो CRPF की ओर से जो है वो की जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CRPF की क्विक एक्शन टीम है, जो स्पेशल कमांडोज है, वो यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने ना आए। बता दें कि SKICC में ही ये मीटिंग होने वाली है। 22 मई को यहाँ पे जो है वो डेलीगेट्स पहुँचेंगे। 23 मई को मीटिंग है। 24 मई को जो है वो श्रीनगर की साइड से हम घूमेंगे और यही वजह है कि लगातार हम फेमस डल लेक में देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट है यहाँ पे काफ़ी टूरिस्टों की
की भीड़ भी है, लेकिन उसके बीच जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो हाई एंड ड्रोन्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मॉक ड्रिल हो रहे हैं, ये कमांडोज जो है ये पूरे तरह से जदीद हथियार से लेस है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे ये ड्रिल हो रही है ताकि कोई भी अनटवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे सामने ना आ पाए। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। एलजी मनोज सिन्हा ने राजबाग जेहलम रिवर फ्रंट को अवाम के नाम वक्फ कर दिया है। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जेहलम रिवर फ्रंट में मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग समेत हर किस्म की सहूलत फराहम की गई है और आने वाले वक्त में यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 इजलास के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और हम इसे कामयाबी के साथ मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सरमायाकारी से सयाहत को फरोग मिलेगा। श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है। दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैकयार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफ़े भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, चूंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, ऐसा मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारियां हैं G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है। मशहूर डल झील श्रीनगर में G20 इजलास के सिलसिले में वाटर स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि श्रीनगर में G20 इजलास के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत ने खेलों की नफ्सियात को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर देते हुए मजीद कहा कि खेलों का माशरे पर बहुत मुस्बत असर पड़ता है। देख रहे हैं हमारा वाटर स्पोर्ट्स इवेंट है। दिस इज़ अ प्रील्यूड टू द G20 इवेंट जो यहाँ पे हो रहा है, जहाँ कई देशों के लोग आ रहे हैं। हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा है जहाँ पे हमारे काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिसमें सिर्फ हमारे वाटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट नहीं लेकिन बाकी भी जो हैं, कुछ बाकी गेमों के भी हमारे जिमनास्ट जो हैं हु हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ऑल अक्रॉस द UT, दे आर ऑल्सो हेयर विद अस टू क्रिएट अ ग्रेट स्पेक्टिकल जो हमारे यहाँ डल लेक में है। एंड आई एम श्योर इट विल बी अ बिग सक्सेस और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम बहुत ऐसे प्रोग्राम करेंगे। इवेंट है, ये शोकेस है जो इमर्जिंग पावर ऑफ स्पोर्ट्स है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे बच्चे और बच्चियों को आप देख रहे हैं, जिमनास्ट की बच्चियाँ हैं, पेंचक स्लाट की बच्चियाँ हैं, वुशु की बच्चियाँ हैं, योगा के डेमो हो रहे हैं। आप हमारा मेडल टैली इन स्पोर्ट्स में देख लीजिए। कंट्री की जो बेस्ट जिमनास्ट है मुस्कान राना, इस वक्त वो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अक्सा गुलजार है, वुशु में आयरा चस्ती है, सादिया तारिक है।
ये एक खुशाइंद बात है कि बच्चे हमारे स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं, स्पोर्ट्स को चूज़ कर रहे हैं। उसका एक शॉर्ट डेमो है ऑन ईव ऑफ दिस G20 है टू शोकेस दैट J&K इज़ इमर्जिंग एज द पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स। अभी जैसे हम जम्मू में थे तो वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे G20 का अभी हमारा फंक्शन है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी अलग कंट्रीज़ भी आएंगी बाद में। जो मेन डे होगा उस दिन भी परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो डल लेक में हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस हमने आज तक नहीं दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी और इस केस के मुकम्मल हल के बाद अब अपने प्यारों को खोने वाले कश्मीरी पंडितों में भी उम्मीद जागी है। कश्मीरी पंडितों के कातिलों और उन्हें अपने मादरे वतन से दूर करने वाले मुजरिमों को भी इसी तरह पकड़ा जाए, इस तरह की उम्मीद की जा रही है और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ऐसी उम्मीद कश्मीरी पंडित कर रहे हैं। इस हवाले से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में रह रहे राजेंद्र कौल प्रेमी अपने पिता सर्वनाम कौल प्रेमी और वीरेंद्र कौल प्रेमी की हत्या की FIR को एक बार फिर उलट पुलट कर देख रहे हैं। मौलवी फारूक कत्ले केस के हत्यारों के पकड़े जाने के बाद उन्हें अपने पिता और भाई के हत्यारों के पकड़े जाने को लेकर उम्मीद जगी है। राजेंद्र कौल प्रेमी के पास 29 अप्रैल 1990 को दर्ज की गई पिता भाई की हत्या की FIR से लेकर मंदिर और प्रॉपर्टी जलाए जाने की FIR भी है, लेकिन इस केस को अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिया गया था। देखो साहब, जब ये हत्या हुई उसके बाद स्टेट सरकार ने इन्वेस्टिगेशन तो करा होगा और हमारे पास एक ऐसा सरकार का प्रेस नोट आ गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 8 अरेस्ट्स हैव बीन मेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ सर्वानंद कौल प्रेमी एंड हिज सन। मेरे पास ये सरकार का ही पेपर मेरे पास मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 8 अरेस्ट्स हैव आल्सो बीन मेड in the rural area of Anantnag where Shri Sarvanand Kaul Premi and his son Virendra Kaul were killed on May 1, 1990। इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने केस को क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड। 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर से विस्थापन हुआ तब बहुत से पंडितों ने अपनों को खो दिया था। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर हमले किए थे। 28 अप्रैल 1990 को आतंकवादी उनके पिता और भाई को किडनैप कर ले गए थे और 1 मई 1990 को दोनों की लाशें मिली थी। 8 संदिग्ध लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया। राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि इस केस सहित तमाम दूसरे मामलों को रीओपन कर न्याय होना चाहिए और गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए। LG साहब और केंद्रीय सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार यूटी में है, तो मैं दोनों सरकारों से ये आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इन तमाम केसों को जिनमें FIR लगे भी हैं या नहीं भी लगे हैं, तमाम केसों को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में डाल के इनकी टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि न्याय मिले और उनको भी बुक किया जाए जो इसमें कल्प्रिट्स हैं। विस्थापन के समय बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को मार दिया गया था, लेकिन आज तक गुनहगारों को सजा नहीं मिली। ज्यादातर के अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिए गए। यही वजह है कि मौलवी फारूक मामला पूरी तरह सॉल्व किए जाने के बाद अपनों को खोने वाले कश्मीरी पंडित गुनहगारों के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। जम्मू कश्मीर में कायम ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इश्तराक से GMC जम्मू में आज़ा और टिश्यू अतिया पर पहले साइंसी वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया।
ट्रांसप्लांट्स की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि हम जानते हैं सारे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पैनक्रियाज का फेल होना, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर, एंड ऑर्गन फेलियर से डेथ्स हो जाती हैं और उसके लिए रेमेडी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो उस 2 प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसमें लाइव ऑर्गन डोनेशंस अपने नियर्स एंड डियर्स, जैसे हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया और 15 नियर्स एंड डियर्स ने अपने चहेतों को एक किडनी दी, क्योंकि हर एक के पास 2 होती हैं और उनकी ज़िंदगी आगे नॉर्मल चल पड़ी। डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन एक हमारा ऐसा एक दायित्व है जो जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हर एक तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस हो और जो ब्रेन डेड हैं, ब्रेन डेथ एक्सेप्टेंस सगे संबंधियों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है और एक अवेयरनेस या अवेकनिंग की ज़रूरत है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली आइंदा G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के बारे में आगाही मुहिम को जारी रखते हुए नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के साथ काम करने वाली एक तंजीम वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस ने गांधरबल की दुनिया की मशहूर मानसबल झील पर G20 की यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। समाजी कारकुनों और पंचायत राज इदारों के अरकान के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और स्कॉलर्स ने शिरकत की। शुरका ने G20 इजलास का खैर मकदम किया और इसे बैन अक़वामी सतह पर कश्मीर की मेहमान नवाजी को जाहिर करने का सुनहरा मौका करार दिया। वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के कन्वीनर फारूक गांधरबली ने इस इजलास के लिए कश्मीर का इंतखाब करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तकरीब से दुनिया भर में कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी का पैगाम जाएगा, जिससे सयाहत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। यहाँ पे J&K में पहली समिट हो रही है ये G20 की। हम बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट चेंज आ रही है। टूरिज्म में भी डेवलपमेंट आ रही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट आ रही है। ये जो G20 के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, इट वाज रियली बहुत अच्छा था। इसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लाइक हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज एंड हमें वाटर बॉडीज को कैसे बचाना है, हमें उनके लिए कैसे स्टेप्स उठाने हैं और जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज है उनके रिलेटेड हमें कैसे कदम उठाने हैं और हाउ टू बूस्ट और लोकल इकोनॉमी। ये आपने खुद देखा होगा कि कितने नौजवान यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस, यहाँ पे आज G20 को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया को अब एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी नौजवान अमन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, रोजगार चाहता है, तरक्की चाहता है। हमने बहुत कुछ खोया, अब हम खोना नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन डंगरपुरा के महकमे ने G20 सरबराही इजलास के बैनर तले HSS डंगरपुरा से HS शिवा तक का मंशिया से निजात तक की रैली निकाली। इस रैली में तकरीबन 500 तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल HSS डंगरपुरा के साथ DO पुलिस स्टेशन वारपुरा और ZPO डंगरपुरा राजेंद्र कौर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेहमान खुसूसी ने मंशियात की लत के हवाले से मुख्तलिफ खदशात का इजहार करते हुए माशरे से मंशियात के मुकम्मल खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जोन डंगरपुरा की तरफ से डंगरपुरा से शिवा तक एक रैली निकाली गई, जिसमें तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ने शिरकत की। रैली का मकसद ये है कि लोगों को जानकारी देना कि ड्रग्स से दूर रहे। से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। हुकूमत और महकमे तालीम की जानिब से बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए तरह तरह की मुहिमात चलाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव बलनई के लोग नाराज हैं। वालिदैन का इल्जाम है कि सरकारी स्कूल में असातिज़ा की बहुत कमी है और दिगर सहूलियात भी मैसर नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है। इनका कहना है कि वो पिछले कई बरसों से स्कूल में असातिज़ा की कमी को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मकामी लोगों के मुताबिक मिडिल स्कूल बलनई में 250 बच्चों के लिए सिर्फ 4 असातिज़ा ही हैं। स्कूल के हेडमास्टर का भी मानना है कि असातिज़ा की कमी की वजह से उन्हें बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका यह भी कहना है कि वो इस बारे में कई बार आला हुकाम को बता चुके हैं। इसी दौरान जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि नए टीचर की तैनाती का हुक्म जारी कर दिया गया है और जल्द ही यहाँ एक और टीचर तैनात कर दिया जाएगा। 1984 में यह स्कूल खुला था, 1984 और 2023 आज तक हो गया है। आज तक यहाँ के जो तमाम पेरेंट आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने इसलिए बच्चों को नहीं भेजा है कि यहाँ पे जो है उस्ताद की बहुत बड़ी कमी है।
जो 25 साल पहले यहाँ पे टीचर आरटी टीचर लगे थे वही 3 टीचर है और एक जनरल लाइन का टीचर है। उसके ऊपर आज तक गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी। आज तमाम लोगों का ये फैसला है कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर अब नहीं भेजेंगे। जब हम खुद यहाँ इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पे एडमिशन ली थी, हम उस वक्त से लेकर आज तक हाथ सर पे रख के रो रहे हैं, लेकिन हमारी किसी जगह भी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर आज के दौर में हमारे बच्चे आगे नहीं जा पाए, हमारे बच्चे तालीम नहीं कर पाए, तो इसके बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ पढ़ाई करेंगे। आज ही नहीं कहने लगे, हमें तकरीबन 10 से 15 या 20 साल हो गए इससे पहले कि हमारे पास ना तो टीचर है ना हमारे पास स्कूल है। पूरी पंचायत में एक स्कूल है, 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बताओ वो बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे। 4 टीचर हैं, वो क्या पढ़ाएंगे उनको। हमारे स्कूल में 2 ही टीचर हैं और हमें अपने पेरेंट्स ने कहा कि आप स्कूल मत जाओ, क्योंकि हमारे स्कूल में 2 ही टीचर है, हमें वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि हम फिर यही हम देख रहे हैं कि हम कोई काम काज करें, कोई अच्छा काम ढूंढे, क्योंकि हम अगर हमारी ज़िंदगी ऐसे भी तबाह हो रही है और अगर हम स्कूल भी जाएंगे वहाँ पे क्या फ़ायदा आएगा हमें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 2 ही टीचर है। पेरेंट्स ने जो है बच्चे अपने को घर में ही रख लिए, क्योंकि उनको पता था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब उस्ताद कराम की बहुत कमी है, तो इसलिए इस वजह से जो है वो बच्चे नहीं आए स्कूल। और हमने इंतजामिया को मुतला कर दिया है कि बच्चे आज हमारे स्कूल में नहीं आ रहे, आगे वो देखेंगे उन्होंने क्या करना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक टीचर का हमने ऑर्डर कर दिया है, दूसरे का हम कल कर देंगे। वादी कश्मीर में हर साल मौसम में बहार मुख्तलिफ अक़साम के फूल खिलते हैं। मौसम बहार में जिनमें गुलाब का फूल भी काबिले जिक्र है। पुलवामा के CSIR फार्म में कश्मीरी गुलाब और बुल्गेरियन गुलाब के फूलों से तेल हासिल करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। हर साल यहां से हजारों क्विंटल गुलाब के फूलों से तेल और रोज वाटर हासिल किया जाता है। ताहम रवां साल बदलते मौसमी हालात के सबब गुलाब के खिलने में कुछ ताखीर हो रही है। कश्मीरी और बुल्गेरियन गुलाब से हासिल होने वाले तेल की मांग बैनुल-अक़वामी बाजार में भी काफी बढ़ गई है। 5 बजे 5:30 आते हैं यहाँ गुलाब उठाने इनको, क्योंकि इनको नमी रहती है सुबह सवेरे 8 बजे तक 8:30 बजे तक नमी रहती है। हम इसीलिए सुबह सवेरे आते हैं, इनको उठाते हैं। ये बल्गेरिया गुलाब है, इनके बगैर किसी गुलाब को तेल नहीं निकलता है, सिर्फ इन्हीं को गुलाबों को तेल निकलते हैं। बस हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगभग 100 लोग यहाँ काम करते हैं। 100 लोगों को ये रोज़गार मिलता है इधर। बाकी काम भी इधर है, ये लेवेंडर की होइंग भी करते हैं, रोज़मर्री काम करते हैं, ये गुलाबों की काम करते हैं। और जो रिवायती कश्मीरी गुलाब होता है उससे तेल हासिल होता है। हर साल इसी मौसम में ये तेल हासिल होता है, लेकिन इस बार जो मौसम की खराबी की वजह से इसमें कुछ ताखीर हुई है। ताहम यहाँ पुलवामा के CSIR फार्म से तेल हासिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। बांदीपुरा में आज म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक रैली निकाली गई। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के मुहिम के तहत ये रैली निकाली गई। इस रैली में काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वली मोहम्मद, काउंसिल के सदर बशारत हुसैन और दिगर काउंसलर्स के अलावा मुलाजमीन और सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। इस मुहिम का मकसद घर घर जाकर इस्तेमालशुदा प्लास्टिक, पुरानी किताबें, जूते और दूसरी चीजें जमा करके उन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना है, ताकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखा जा सके। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पामपोर मलिक मोहम्मद याकूब ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलने वाली प्रोग्राम रिसाइकल रेस्क्यू प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के तहत कस्बा पामपोर में 5 जगहों पर कूड़ा करकट जमा करने के सेंटर्स खोले गए हैं, जहां गैर इस्तेमालशुदा कपड़े, जूते और दीगर चीजें जमा की गई। इस अशिया को रिसाइकल करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी पामपोर मोहम्मद इकबाल मौजूद रहे। लॉन्च प्रोग्राम किया है RRR सेंटर्स अंडर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। हम इस अपने शहर को पामपोर टाउन को कैसे हम साफ सुथरा रख सकते हैं, उसी की एक कड़ी है जो SBM के तहत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आज। उसका जो मैंने आज इनाग्रेशन किया है, उसका मुद्दा मकसद यही है कि हम जो ये पुराने कपड़े हैं या जूते हैं, चाहे पुराने गमले हैं, फूल हैं, जो भी आपके घरों में पुराने चीज़ें पुराने हैं, इसके लिए हमने 5 जगह पे 5 सेंटर हमने कायम किए पामपोर में।
और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे म्यूनिसिपैलिटी स्टाफ के साथ कोऑपरेशन करें। जो मेरा सफाई कर्मचारी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑपरेशन करके उनके हवाले ये करें ताकि हम अपने इस पामपुर जो शहर है हमारा, इसको जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत शहर बना सकते हैं। महकमा अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम के इश्तराक से आज मिशन लाइफ के तहत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली में महकमे जंगलात, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्कूली तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की है इन कोलैबोरेशन विद पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस। इसमें हमारे रेंजर साहब भी यहाँ भी मौजूद है। बाकी जो यहाँ पे ट्रेडर्स है वो भी इसमें शामिल हो गए थे। हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो भी शामिल है इसमें। इस मुहिम का, इस कैंपेन का खाली मुद्दा और मकसद ये है कि हम लोगों में ये बेदारी पैदा करें कि जो भी इनके घरों में कूड़ा करकट है, यानी जो भी कचरा उनके घर में है जो वो किसी जगह पे वो भेज नहीं सकते हैं या जो इनके घरों में जमा हुआ है, तो हम उनको वो हमारे पास आए हमारे ट्रिपल सेंटर्स में जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कृषि विज्ञान कुपवाड़ा के 17वें साइंसी मुशावरती कमेटी की मीटिंग डायरेक्टर एक्सटेंशन स्काउट्स कश्मीर में मुनक्किद की गई। इस की सदारत प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने की। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हाईटेक शहद टेस्टिंग लेबॉरेटरी का वर्चुअल इफ्तिताह किया। प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने खिताब भी किया। उन्होंने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान से तमाम महकमों के साथ मरकज के राब्ते पर जोर दिया। सीनियर साइंसदान और हेड KVK कुपवाड़ा डॉक्टर कैसर मुहिउद्दीन मलिक ने साल 2022 और 23 की रिपोर्ट और साल 2023 और 24 का एक्शन प्लान पेश किया। मीटिंग में लाइन डिपार्टमेंट्स के तमाम जिलाई अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने अपने अपने महकमों के मुख्तलिफ स्कीमों पर तबादले ख्याल किया और किसानों और लाइन डिपार्टमेंट्स के दरमियान खलीज को खत्म करने में KVK के किरदार को भी सराहा गया। नेशनल हनी बी डे है, इस मौके पे हमारे मुल्क के एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एक इनाग्रेशन कर रहे हैं हमारे एक ऐसे लैब का जो नेशनल हनी बी बोर्ड ने कुपवाड़ा के लिए दी है, कुपवाड़ा के किसानों के लिए दी है। और ये हनी टेस्टिंग की हाई प्रोफाइल लैब एक हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा में है। हमारे यहाँ 2 प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। पहले तो हमारे केंद्र की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी थी जो 17वीं कमेटी थी, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट को पेश किया और आने वाले साल के लिए जो है अपने एक्शन प्लान को जो है पेश किया। कि फिर एक बार जो है हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ जो वर्चुअली मोड से हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र कुमार तोमर जी ने की और यहाँ ऑफलाइन मोड पर हमारे वर्दी डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने उनका यहाँ साथ दिया। वादी कश्मीर में इन दिनों मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर मैकडम बिछाने का काम जारी है। वहीं वस्ती जिला बडगाम में भी सड़कों को ठीक किया जा रहा है, मगर गुरेन वाड़वन रोड कई बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुताल्लिका महकमा बात करने को तैयार नहीं, ताहम DDC चेयरपर्सन ने जल्द मैकडम बिछाने का यकीन दिलाया है। ये धूल से भरी हुई खस्ताहाल सड़क बडगाम के कई इलाकों को जिला सदर मकाम से जोड़ती है। सड़क पर जमा धूल ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। वकीलों के मुताबिक वो कई बरसों से इस इंतजार में हैं कि उनकी सड़क पर मैकडम कब बिछाया जाएगा, लेकिन इनका ये इंतजार शायद ही खत्म हो, क्योंकि मुताल्लिका महकमा और हुक्काम इस मसले को हल करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अवाम के मुताबिक इनके मसाइल को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ गर्द ये रोडस मैकडम वो प्राण मैकडम इंतजाम तमिक मुश्किलात अगर बेमार बन गाड़ी बडगोम तक हस्पताल तीस कल प्रॉब्लम गम गाड़ी मज तूत रोडस खराबी शुर निक नान स्कूल गर गाड़ गमें तो गर यमें अ सड़क सारसी कंच ती सड़क अश वराय नम शुर हेकान बिचार परित कुन जाए हेकान वाटस कुन जाए मौसम बच बरहो गाड़ी बा खुदा अगर गाड़ी योर अडवट त्रा गर तीस ये हद
दुकान पर खसान थोक। लोगों का इल्जाम है कि बडगाम के डीडीसी चेयरमैन भी इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि डीडीसी चेयरमैन की तवज्जो सिर्फ अपने चंद इलाकों की जानिब मरकूज है, लेकिन बेशतर इलाकों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से भी सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। धूल मिट्टी से फिजाई आलूदगी बढ़ गई है और इलाके के लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। और जो हमारा यहाँ नज़ीर अहमद खान साहब डीडीसी चेयरमैन है, वो हमें ये जानना चाहते हैं कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। सर आप खुद देख सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे बोर्ड देखिए कि बोर्ड की हालत कैसी होगी, फिर आप अंदाजा लगाइए हमारी हालत क्या होगी, हमारी बच्चों की क्या हालत होगी। जब बच्चे सुबह स्टूडेंट जाते हैं स्कूल, जब वो 1 बजे खाने के लिए लंच के लिए आते हैं घर, तो उनके वर्दी यूनिफॉर्म इतनी डाल हो चुकी होती है कि रोज धोना पड़ता है। न सड़क, न आब, न आब प्रोग्राम, न तारन दियो तारन नजर, न डिस्पेंसरी अल्लाह ताला बचन। अगर सुबह बच्चे ना नेरा पारने गाड़ गसान, अगर खुदा रही पलट ना गाड़ कहीं बच्चे नीर तम मज ति सड़क हालात खराब दियो नजर, कम दोब सड़कन। ये मोदी साहब की गवर्नमेंट डीडीसी चेयरमैन बनाया, डीडीसी चेयरमैन साहब ने यहाँ हम इग्नोर किए, क्योंकि आप देखिए सड़क की हालत क्या है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी वर्दी की हालत क्या है, सड़क की हालत कितना डस्टा है, बीमारियों की बात ही नहीं। आप देखिए पहले सड़क पानी, और ये देखो अस्पताल की हालत क्या है, बोर्ड कहाँ है, बोर्ड की हालत देखो कितना डस्ट है उस पर। सड़क की खस्ता हाली, धूल मिट्टी और फिजाई आलूदगी के बायस इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त ना के बराबर हो गई है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से अवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की अवाम ने इंतजामिया से मसले को हल करने की अपील की है। न्यूज़ 18 इस मसले को डीडीसी बडगाम नज़ीर अहमद खान के साथ उठाया। उन्होंने अवाम के मसाइल और रवासार इलाके की सड़क पर मैकडम बिछाने की यकीन दहानी कराई है। रिपोर्ट में आपने सड़क की खस्ताहाली की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया होगा कि लोग कितना परेशान है। लोगों का कहना है कि सड़क पर खस्ताहाली की वजह से जो धूल उठती है उससे इनका जीना मुश्किल हुआ है। इन्होंने इल्जाम लगाया इंतजामिया ने तो आज तक इनके साथ कई मरतबा वादे किए, लेकिन आज तक वो वादे वफा नहीं हुए। हमें उम्मीद है ये रिपोर्ट देखने के बाद जिला इंतजामिया बडगाम और खासकर डीसी बडगाम इस इलाके की तरफ तवज्जो देगा और इस इलाके की जो खस्ताहाल सड़क है ये ठीक की जाएगी और इसको बहुत जल्द मैग्डमाइज किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गरेंद बडगाम से मैं आबिद हुसैन। अवंतीपुरा एम्स अस्पताल को अराजी फराहम करने वाले जमीन मालिकान कई सालों से जमीन का मुआवजा फराहम करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने हालिया दिनों जमीन मालिकान को 43 करोड़ रुपए मुआवजा फराहम किया है, जिस पर जमीन मालिकान ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उम्मीद जताई है कि बाकी पैसा भी जल्द अदा कर दिया जाएगा। 3 करोड़ ऑनली रिलीज हुआ, उसमें कुछ 12 करोड़ अभी पेंडिंग है ड्यू टू द कोर्ट डिस्प्यूट्स। तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया, एडवाइजर साहब का शुक्रिया करा और डीसी साहब का भी जो एक्स डीसी डिप्टी कमिश्नर पुलवामा तो उसका भी शुक्रिया करा। उन्होंने इसमें पहल की और मेरे ज़मींदारों के पैसे कल रिलीज हुए और जिससे मेरे ज़मींदारों की काफ़ी परेशानियाँ दूर हो जाए। इस वक्त पूरा आवाम गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार है कि ये जो हमारे पेंडिंग ये ड्यूज़ थे ये कुछ 43 करोड़ रुपये थे, 43 करोड़ थे, तो ये आज गवर्नमेंट ने वागुजार किए, इसलिए हमारा पूरा आवाम गवर्नमेंट का खासा शुक्रगुजार है। और इस वक्त हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे भी कुछ लाइबिलिटीज़ बहुत थे। पिछले 2 महीने से खासकर चेयरमैन टाउन वेलफेयर कमेटी ने बहुत जद्दोजहद करके ये गवर्नमेंट के पास, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे फाइनेंस कमिश्नर हो वगैरह, उनसे ये जद्दोजहद करके ये पैसा वागुजार कराए। बोलने और सुनने में हैरानी जरूर होती है कि एक बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल कर डाला, लेकिन ये मामला जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के इलाके कोठरू से सामने आया है। घरेलू तनाजे को लेकर बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। अहले खाना का कहना है कि सारा मामला देसी शराब पीने से हुआ। इन्होंने देसी शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे करणदीप सिंह की ये खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
दूर दराज इलाके में देसी शराब बिकना एक आम बात हो गई है। और वही देसी शराब अब लोगों के आपसी झगड़ों को कत्ल तक लेकर जा रही है। बताते चले कि उक्त घटना स्थल भी दूर दराज इलाकों में से एक इलाका है, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार बताया गया कि लोगों को सूचना समय समय पर दी जाती रही है कि हमारे इलाके में देसी शराब बनती और बिकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े पेश आते हैं। और उक्त कत्ल भी देसी शराब पीने के बाद घर में हुई बहसबाजी के बाद पेश आया है और उसने कत्ल का रूप धारण कर लिया। घटना घटित होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला 302 के तहत दर्ज कर लिया है। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज देसी शराब को इलाके से खत्म करना बना हुआ है। कत्ल मामले को लेकर DYSP रियासी हेडक्वार्टर नीरज पडियर ने बताया कि कत्ल करने वाला आरोपी करनैल सिंह अपने पिता के साथ घर में ही झगड़ा कर रहा था और उसने कुल्हाड़ी के साथ अपने ही पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमारी फैमिली मर गई है सरदारों के चक्कर में। हमारे गांव वालों ने मार दिया है। जो हमारे समझाते थे अपने गांव में कि दारू नहीं देनी है या कुछ ऐसा नहीं देना है, अगर हम ऐसे बोलते थे तो सुनता नहीं था हमारी कोई। दरखास्त भी देते थे, हम रिपोर्टें भी करते थे, सब कुछ करते थे, पैसा चढ़ा देते थे। शुरू हो जाते थे दारू, फिर से घर में आता था। जो 200 रुपए की बोतलें तो वो 400 की देते थे। वो ऐसी शराब की वजह से होता है सर सब। और अपने ही बंदे हमारे गाँव के, बाहर से कोई नहीं है। देखिए, अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, अभी तक हमने यही फाइंडिंग्स की हैं कि ये तकरीबन रात की बात है कि आपसी कोई फैमिली इशू को लेके जो है बाप और बेटे का झगड़ा हो रहा था, जिसमें जो है कि बेटा जो है वो तैश में आ गया और उसने जो है कुल्हाड़ी की जो लकड़ी होती है उससे जो है उसकी बाप की जो है काफ़ी बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी जो है मौत हो गई। एक ऐसा कलयुगी पुत्र जिसने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। ये मामला जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के बम्हाग तहसील के कोटरू इलाके से पेश आया है और ये मामला पेश आने के बाद हर कोई जो है वो अचंभक जरूर हो रहा है। रिश्तों को तार कर देने वाला ये मामला है और इसी संदर्भ में अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये मामला बताते चलें कि देसी शराब का सेवन करने के बाद जो है वो पेश आया है, ऐसा परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं। जरूर झंझोड़ रहा है उन लोगों को जिन लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा है कि पिता का कत्ल जो है वो उसके ही पुत्र ने जो है वो कर दिया है। रियासी पुलिस ने अब 302 धारा के तहत जो है वो मामला दर्ज करके आगे की जो छानबीन है वो शुरू कर दी है और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो देसी लाहन अब दूर दराजी इलाके में जो फैली हुई है उसे खत्म करना बना हुआ है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।